जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है टेक चंद और आज हम डिस्कस करेंगे योजना मैगजीन जो कि जनवरी मंथ की है। इस योजना मैगजीन के 3 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये इस योजना मैगजीन का 4th वीडियो होगा और जिस भी किसी को इस योजना मैगजीन का PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पूरा 75 ईयर्स का हिस्ट्री बताया हुआ है कि किस तरीके से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम 1947 टू रिसेंट टाइम। ये जो आर्टिकल रिटन बाय मनोज पंत जी हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1947 के टाइम पे क्या था, जैसे ही हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे हमारा जो ट्रेजरी बिल्कुल खाली था एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल नील था। तो उस टाइम पे बहुत सारे चैलेंजेस भी थे इंडिया के सामने। वो था इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स थे एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से करना वो करना था, और जो वेस्टर्न डोमिनेंट पावर्स थी उसमें अपना इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से बनाने हैं, ये सब चीज़ के चैलेंजेस थे हमारे सामने। तो इस में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस था वर्ल्ड के अंदर वो US एंड UK का था एक साइड में, जो वेस्टर्न डोमिनेंट पावर्स थी, और USSR और चाइना वाला जो रीजन था ये एक साइड में था। तो जो इंडिया ने सबसे पहले USSR के से हमने मतलब US एंड UK से हमने हमारा जो रिलेशन अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में। तो हमारा जो रिलेशन अच्छा था USSR के साथ था। तो उस टाइम पे एक डील हुई थी रूपी रूबल एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम से, जिसमें हम ये सोवियत यूनियन के साथ ही हुई थी USSR के साथ। तो इसमें हम क्या करते थे, जो भी अपना जो पेमेंट करते थे, जैसे हम उनको टी एक्सपोर्ट करते थे और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे, तो उनको जो पेमेंट जो होती थी या तो रुपये में होती थी या तो रूबल में होती थी। डॉलर में पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारा जो एग्रीमेंट था, फर्स्ट एग्रीमेंट, तो ये एक डेवलपमेंट था। दूसरा हमने जो इकोनॉमिक जो मॉडल अपनाया था वो फेल्डमान मॉडल था। फेल्डमान मॉडल ये डेवलप हुआ था सोवियत यूनियन में ही। तो इसके अकॉर्डिंग फेल्डमान मॉडल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शिफ्ट इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स बिल्डिंग अप ए डोमेस्टिक कंजप्शन गुड्स। होता क्या है फेल्डमान मॉडल में कि आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा खर्च करना है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, जो कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अच्छे से उसको जो डोमेस्टिक कंजप्शन जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है जी, ये था। लेकिन हुआ क्या था, इंडिया के अंदर फॉरेन रिजर्व्स तो था नहीं बिल्कुल भी। तो जैसे ही हमने इंडस्ट्रीज़ का जो इंस्टॉलेशन किया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का, तो उसमें क्या है हमारा बहुत सारा कैपिटल्स यूज हुआ और ऑलरेडी हमारी जो कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो उस टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज का लगना, एक फिर से हम मतलब एक डेट ट्रैप में चले गए थे। तो मतलब उस टाइम पे क्या हमारा जो फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ही खाली हो चुका था, क्योंकि हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए भी पूरा इंपोर्ट करना पड़ रहा था। तो इंपोर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा पैसा फिर से बाहर जा रहा था। तो वही चीज़ है फेल्डमान मॉडल। तो दूसरा जो चैलेंज आया था हमारा वार्स था 1962 एंड 65 का, जो पाकिस्तान के साथ वार था 1962 में चाइना के साथ था। ठीक है जी। तो ये 2 चैलेंजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो और तीसरा चैलेंज था ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, और दूसरा फूड स्कार्सिटी थी। फूड स्कार्सिटी को स्कार्सिटी को कंप्लीट करने के लिए जो इंडिया ने एक US के साथ PL 480 प्रोग्राम चालू किया था, जिसके तहत हम वहाँ से वीट मंगवाते थे। ठीक है जी। तो एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स एंड नेगलेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयड डेवलपमेंट मॉडल। तो उस टाइम पे क्या किया हम लोगों ने, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के चक्कर में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल जो फेल्ड रहा। ठीक है जी। ये जो डेवलपमेंट मॉडल था कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में अच्छे से सक्सेसफुल रहा, लेकिन इंडिया के अंदर ये फेल रहा। यही है। तो इस डेवलपमेंट मॉडल से एक और बात निकल के आई थी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम। कोई भी इंडिया में क्या सीन हो गया था कि इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि कोई भी बाहर से इंपोर्ट चीज़ नहीं की जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक नीड्स हैं वो
इंडिया के अंदर ही फॉर्म की जाए और इंडिया के अंदर ही उसको यूटिलाइज किया जाए, बाहर से कोई भी चीज़ ना आए। तो उसके चक्कर में क्या है कि लाइसेंसिंग राज जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उस टाइम पे इसको इंट्रोडक्शन किया गया। कोई भी बाहर से इंपोर्ट ना हो, उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था। तो वो ये लाइसेंस राज बोलते हैं उस टाइम को। तो उस टाइम पे जो हमने ये मॉडल अपनाया था, ये हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं, हमारा जो पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी थी उस टाइम पे कि वेस्टर्न डोमिनेंट पावर्स थी और हम ऑटोमेटिक ही यूएसएसआर की तरफ चले गए थे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल फॉरेन रिजर्व था नहीं, तो हमको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो इसलिए हम सोवियत यूनियन के साथ इस मॉडल के लिए चले गए थे, तो जो कि टोटली फेल रहा इंडिया के अंदर। ठीक है जी। एंड 1970s में 2 मेजर सोशलिस्ट इनिशिएटिव्स लिए गए थे 1970s के जो टाइम पे। एक तो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया था, कंप्लीट टेक ओवर ऑफ द होलसेल ट्रेड इन फूड ग्रेन्स। मतलब गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा होलसेल ट्रेड था जो फूड ग्रेन्स के अंदर, वो अपने अंडर में ले लिया था। और दूसरा था नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स थी उनको नेशनलाइजेशन कर दिया। जो फर्स्ट जो इनिशिएटिव लिया गया था ये टोटली फेल रहा, तो इसको जल्दी से जल्दी रिपील भी कर दिया गया था। ठीक है जी। दूसरा जो इनिशिएटिव लिया गया था नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स, ये थोड़ा हद तक ठीक रहा था। ठीक है जी। एंड फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज पड़ गई थी उस टाइम पे, फेमाइंस वगैरह भी आए थे। एंड 1971 का जो बाढ़ था वो भी एक मेजर इम्पैक्ट डाला था इसके जो फूड शॉर्टेज के लिए। और 1971 में बांग्लादेश से जो माइग्रेशंस हुए थे वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। इंस्टेबिलिटी भी थी 1970s में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। 1976 के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, वही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस टाइम पे। ऑयल प्राइसेज, वर्ल्ड के अंदर ऑयल प्राइसेज हाइक कर गए थे एकदम से। तो ये सारे इश्यूज थे उस टाइम पे 1970s के टाइम पे, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो जो ये मॉडल था ये भी टोटली फेल रहा। ठीक है जी। उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1982 में। जो 1982 में थोड़ा एक चेंज किया गया था, प्रोडक्शन लिबरलाइजेशन एंड ईजिंग ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी वर इनिशिएटेड। 1982 में क्या किया गया था, टेक्नोलॉजीज को बाहर से इंडिया के अंदर लाना शुरू किया था, लेकिन सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे। इंटरनल फ्रंट पे मतलब इतना ज़्यादा ओपन इकोनॉमी को नहीं किया था 1982 के अंदर। उसके बाद जो मेजर रिफॉर्म्स हुआ, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, वो हुआ था 1991 में, जिनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडिया की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बिल्कुल इतना बचा था कि हम 1 मंथ का ही उससे इंपोर्ट्स कर सकते थे, बाकी फिर मुश्किल ही था। तो इसलिए उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो आईएमएफ से हमने उस टाइम पे लोन भी लिया था। तो इसलिए एलपीजी रिफॉर्म से मतलब गेम चेंजर पॉइंट था 1991 के अंदर। ठीक है जी। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हमने अपनी इकोनॉमी टोटली ओपन कर दी थी वर्ल्ड के अंदर। और प्राइवेटाइजेशन तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी शेयर्स थे उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, बड़ी बड़ी कंपनीज को। एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हमने पूरे मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के अंडर हम जुड़ चुके थे टोटली। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया था, एफडीआई का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उनको भी हमने वेलकम किया था। और जितनी भी हमारी इंडस्ट्री थी, जितनी भी टेक्नोलॉजीज बाहर से आती थी इंडिया के अंदर, उनको टोटली वेलकम किया। ठीक है जी। और हमारी मार्केट को टोटली सभी के लिए ओपन किया था। बेसिकली यही था, जो हम पहले इनवर्ड देखते थे अभी हम आउटवर्ड देखने लगे थे 1991 में। ठीक है जी। तो 1990s टू ओपन द मार्केट एंड रिप्लेस ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स बाय ए सिस्टम ऑफ इंडिपेंडेंट मार्केट रेगुलेटर्स इन एरियाज लाइक स्टॉक मार्केट्स, कंपटीशन पॉलिसी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो हमारा पहले पॉलिटिकल कंट्रोल होता था इकोनॉमी के ऊपर, उसको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के अंदर दे दिया था। ठीक है जी। तो 1990s के जैसी एक ही स्टेप से क्या हुआ, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 5.8 बिलियन से यूएस डॉलर से लेकर 38 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक है जी। तो मार्केट्स एफिशिएंसी डिलीवर्स गुड्स एंड सर्विसेज।
एंड दूसरा एक और मेजर जो चेंज आया था वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। ये तो 1973 में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है इसमें बताया हुआ है FERA के बारे में। FERA से क्या हुआ था, जितने भी बाहर से मैंने वो ऑलरेडी वैसे मेंशन कर दिया, जितने भी बाहर से जो कोई कोई फॉरेन से जो भी कोई आइटम्स आता था इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल किया जाता था। कंट्रोल इसी एक्ट के थ्रू किया जाता था और ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अप्लाइड होता था। इससे क्या नुकसान हुआ, हमारे इंडिया के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया और हमारा इंडिया काफ़ी पीछे हो गया। तो ये एक्ट इतना अच्छा नहीं रहा इंडिया के अंदर। तो इससे क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इतना अच्छा नहीं हो पाया था। लेकिन 1993 के अंदर FDI जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1993 में, इसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। ठीक है जी। तो 1960s और 1970s का जो दौर हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, वही इसके बारे में बताया हुआ है। और पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन था, ऑटोमोबाइल्स था और अदर सेक्टर्स थे, ये सारे के सारे क्या है प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेट सेक्टर के अंडर में काम करते थे। और प्राइवेट सेक्टर क्या था, डोमिनेंट था। एंड डिमांड थी लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए हमारा जो प्रॉब्लम था उस टाइम पे। एक और है इसमें FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 में अमेंडमेंट किया है। इसमें FCRA में क्या है कि जितने भी कंट्रीब्यूशंस आते हैं फॉरेन से उनको रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो NGOज के पास जो पैसे आते हैं बाहर से जो कंट्रीब्यूट करते हैं लोग, तो उसको आजकल क्या है 2020 में बदल करके उसमें बहुत सारे अभी आजकल उसको बहुत रेगुलेट कर दिया है कि आप मतलब कोई एक ही बैंक अकाउंट रखेंगे, उसमें भी गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखेगी कि कितना पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है। और एक ही ब्रांच रखी गई है दिल्ली के अंदर कि भाई उसी ब्रांच में पैसा आएगा बस। तो इसको काफ़ी रेगुलेट किया है। तो यही है FCRA। तो थर्ड है आपका डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। 1960s के अंदर हमारा जो फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम एक्सपोर्टर कंट्री बने फूड ग्रेन्स के अंदर 1990s में। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट था हमारा। ठीक है जी। तो अभी 1991 के बाद हम क्या है कि लुक इनटू वर्ल्ड ट्रेड के बारे में सोचने लगे थे। एंड अभी ग्लोबल ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन होता था हमारा पहले बिल्कुल नील था, बिल्कुल नील के समान ही था। तो उस टाइम पे जो हमारी GDP की जो ग्रोथ रहती थी 2 to 3% ग्रोथ रेट रहती थी हमारी पूरी हाफ ऑफ सेंचुरी, मतलब 1947 से लेके 1991 तक हमारा जो ग्रोथ रेट रहता था बहुत ही कम रहता था, 2 to 3% पर ईयर GDP रहता था। लेकिन उसके बाद हमारा जो ग्रोथ रेट बढ़ता चला गया और 4 to 5% ग्रोथ रेट होना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे जो वर्ल्ड का जो ग्रोथ रेट चल रहा था 1991 से पहले वो 8% के समथिंग चलता था। तो उसको हम यूटिलाइज इतना अच्छे से नहीं कर पाए क्योंकि हम इनवार्ड थे और हम वर्ल्ड को इतना अच्छे से वर्ल्ड ट्रेड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है जी। तो ये था। एंड रिड्यूस द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन एरियाज लाइक सिविल एविएशन, हॉस्पिटलिटी ETC हैव फेस्ड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपोजिशन। तो जैसे ही इंडिया के जो इंडियन लीडर्स के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए कि भाई हम सिविल एविएशन को और हॉस्पिटलिटी को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपोजिशन हुआ। लेकिन ये काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा प्राइवेटाइजेशन, जो कि एयरलाइंस को प्राइवेटाइजेशन किया गया था। उसका मेन अपोजिशन यही था कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनकी जॉब्स जा रही थी, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन होता था उस टाइम पे। तो यही है। एग्रेरियन इकोनॉमी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो उस टाइम पे जो हमारा था, पहले क्या था, हमारा जो जो सेक्टर था ज़्यादा से ज़्यादा जो GDP का जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर से आता था। और बाद में हम इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा हो गए थे। मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी स्टिल इनकम्प्लीट। लेकिन हुआ क्या, इतना ज़्यादा हम हुए तो सही, चेंज तो आया हमारा, मतलब भाई हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज़ की तरफ आए। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर भी हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो वर्ल्ड लेवल की थी उसके मुकाबले हम मतलब इतने अच्छे से नहीं पहुंच पाए थे।
ठीक है जी। एंड जो छोटे छोटे जो स्मॉल रिजर्वेशन कोटाज एंड आइदर क्लोज डाउन और लाइट ग्रोथ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में मर्ज कर दिया गया था, मतलब उनको आगे पनपने नहीं दिया था उस टाइम पे। तो ये इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी छोटी छोटी, उनको सभी को जो लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है जी। इसमें बताया गया है कि ग्रेटेस्ट फेलियर टू ब्रिंग आउट स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हैज़ बीन इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रेटेस्ट फेलियर बताया हुआ है कि उस टाइम पे क्या था, हमारा जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता था 50 to 60% होता था इसका एग्रीकल्चर का, लेकिन अभी क्या है 15% ही इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर। तो लेकिन जो हमारा जो 50 to 60% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने अभी पेंडेमिक के टाइम पे देखा था, ज़्यादातर लोग क्या है कि एग्रीकल्चर को ही मतलब लास्ट में गांव मतलब जो माइग्रेंट्स थे वो सारे के सारे गांव में आ गए थे और एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे। तो वही बता रहे हैं कि हमको जो अपने एग्रीकल्चर के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ये हमारा एक एग्रीकल्चर जो सेक्टर है एक ग्रेटेस्ट फेलियर है। तो इसमें क्या है कि हमारा 50 to 60% जो पॉपुलेशन है आज भी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और ये एक मतलब नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है जी। तो ये जो है यहीं पे ख़त्म होता है ये आर्टिकल। तो अभी सेकंड आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री एंड चैलेंजेस। ये समीरा सौरभ जी ने लिखा है। ठीक है जी। बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि 1947 से लेके अब तक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर वो किस तरीके से रहा है, वही 75 ईयर्स का पूरा डिटेल में बताएंगे। तो उस टाइम पे हमारी जो कंट्री थी वो पुअर थी, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश जो थे उसने ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया से क्या है पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को मतलब इंडस्ट्रियलाइज्ड थी पहले हमारी इंडिया, लेकिन उसको क्या डी इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इंडिया में क्या है पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, सोशल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। कोई एक बहुत जिसके पास पैसा था वो बहुत पैसे वाला था, जो गरीब था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब था। कास्ट डाउट्स ऑफ इंडियन सर्वाइवल, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी सारी कास्ट थी कि लोगों को लग रहा था कि ये नेशन एक नेशन के जैसे काम करेगा ही नहीं। ठीक है जी। एक रिपोर्ट बताती है कैम्ब्रिज हिस्टोरियन एंगुश मेडिसन्स वर्क सोज दैट, जो ये एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है, इनकी एक रिपोर्ट बोलती है कि जो 1700 के अंदर जो वर्ल्ड के अंदर जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था वो 22.6% होता था, लेकिन इंडिपेंडेंसी के बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा सिर्फ 3.8% रहा। तो ये एक मतलब बहुत ही मतलब चेंज आया इंडिपेंडेंसी के बाद। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो शुरू में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 प्रपोज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड जो हमने जो इकोनॉमी का जो मॉडल अपनाया था मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल था, जिसके अंदर हम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर मिलके काम करते थे। ठीक है जी। तो स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर वुड इनवेटेबली प्ले लीडिंग रोल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो प्लानिंग कमीशन जो बैठा था हमारा 1950 में बैठा था, एंड उसके बाद 5 ईयर्स प्लान्स आते रहे। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 में था। इसने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था एग्रीकल्चर के ऊपर किया था और इरिगेशन को बूस्टअप करने के लिए मेन, क्योंकि उस टाइम पे जो फूड स्कार्सिटी थी बहुत ज़्यादा थी। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो 1956 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोले गए थे, IIT जो बोलते हैं। एंड उसके बाद एक UGC मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन खोला था, जो कि फंडिंग प्रोवाइड करता था एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और उनको टेक केयर करता था, देखता था और स्ट्रेंथन करता था हायर एजुकेशन को। ठीक है जी। और उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे 5 स्टील प्लांट्स इंडिया के अंदर खोलने के लिए। सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था। इसमें मतलब टोटली जो ध्यान दिया गया था इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक है जी। उसी टाइम पे क्या लाइसेंस राज था, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड 5 ईयर प्लान में मतलब इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्ट के ऊपर पूरा बैन रखा था,
और इंपोर्ट की बैन रखने की वजह से क्या लाइसेंसिंग राज था, सभी को मतलब लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, उसके लिए बहुत मतलब मुश्किल था। कोई भी सामान अगर बाहर से मंगवाना हो तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। ठीक है जी। एंड पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब फोकस किया गया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन को मतलब पब्लिक सेक्टर के अंडर में लाने की कोशिश की गई थी उस टाइम पे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स से लगाए गए थे एंड 5 स्टील प्लांट्स एट भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, ये सब कुछ उस टाइम पे लगाए गए थे। कोल प्रोडक्शन वाज इंक्रीज इनॉर्मसली, मोर रेलवे लाइन्स वर एडेड इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेलवे लाइन्स ज़्यादा बिछाए गए थे। एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इनके फॉर्मेशन होते हैं उसी टाइम पे। ये सब 1957 में होते हैं। ये टैलेंट सर्च एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लाया गया था उस टाइम पे न्यूक्लियर पावर को डेवलप करने के लिए। टैलेंट सर्च एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 1957 में लाया गया था। ठीक है जी। पावर एंड स्टील वर आइडेंटिफाइड एज द की बेसिस फॉर प्लानिंग। जो मेन जो बेस रखे गए थे कि ये सोचा जाता था कि जो पावर जो सेक्टर है, अगर हम पावर सेक्टर को मजबूत कर दें और स्टील सेक्टर को मजबूत कर दें तो हमारा ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसमें हमने उसको ध्यान में रखते हुए एक तो सबसे जो बड़ा जो हमारा काम था, भांखड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट सतलुज रिवर के ऊपर बनाया था हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये था। और उस डैम्स की वजह से नेशनलाइजेशन, इसमें एक और डेवलपमेंट था, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स किया गया था 1969 से लेके 74 के बीच में। ठीक है जी। इंडियन ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम का डेवलपमेंट होता है उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस्ड एंड मैनी रोड्स वर वाइडन टू एकोमोडेट द इंक्रीजिंग ट्रैफिक ड्यूरिंग द 5th प्लान। तो उस टाइम पे क्या होता है, नेशनल हाईवे प्रोग्राम लाया जाता है जिससे कि हम लोग हाईवे की कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनको थोड़ा वाइडन करते हैं, चौड़ाते हैं उनको। ठीक है जी। तो ये सीन थे। रिकमेंडेशंस टू इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। जो PPP मॉडल था उस टाइम पे उसका बहुत ज़्यादा यूज होता था क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी थी। इसमें क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती थी, एक तरफ पब्लिक मतलब गवर्नमेंट रहती थी, दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर्स को मिक्स मतलब जुड़ के काम करना पड़ता था। ठीक है जी। रीसेंट माइलस्टोन, इंडिया की जो इकोनॉमी को जो मोदी गवर्नमेंट का जो प्लान है 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, जो कि अभी तो 3 ट्रिलियन के समथिंग है अभी इंडियन जो इकोनॉमी है, उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो मोदी गवर्नमेंट का वो है डिजायर है। ठीक है जी। और इसको हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाएंगे 2030 तक। इंडिया इज विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन है बहुत जल्दी से फैला है, जो कि जो पॉपुलेशन थी, अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन थी 37.7 करोड़, और जो कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ 2030 तक पहुंच जाएगी। ठीक है जी। एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग टू द गवर्नमेंट हैज़ मेड सेवरल एफर्ट्स। जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं कि सभी को एक पक्का घर दिया जाए। तो इसमें भी एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ये अभी रिसेंट। एंड एक और है रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, रेरा एक्ट के बारे में मेंशन किया हुआ है इधर। पहले क्या होता था, ये जो एक्ट आया था 2016 में आया था, इससे पहले जो रियल इस्टेट था वो उसके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे। इसके बाद इसमें एक रेगुलेटेड क्या बोलते हैं रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का फॉर्मेशन होता है, और इसको बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको रेगुलेट किया जाता है इस सेक्टर को। और इससे क्या है, करप्शन और ये सब चीज़ जो फ्रॉड्स वगैरह जो होते थे उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर जो बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 आता है, हायर टैक्स ब्रेक्स ऑन होम लोन्स, ये सब चीज़ डेवलपमेंट होते हैं इसमें। एंड GST आता है, लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड्स रिकॉर्ड्स होता है, सब कुछ है ये। एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना सॉरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 में लाई गई थी,
इसमें क्या है 2022 तक इसको तो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो 2015 में लाई गई थी। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके अंदर 2022 तक 12 मिलियन हाउसेज को प्रोवाइड कराना है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनको, और लो इनकम ग्रुप्स के जो बंदे हैं उनको मतलब एक पक्का घर देना है। ये ड्रीम ऑफ गवर्नमेंट है, गोल ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल, सभी के लिए घर प्रोवाइड करना। तो अफोर्डेबल रीसेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज, रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो क्या है माइग्रेंट करने शुरू कर दिए थे, और उनके लिए रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज, ARHCS, फॉर अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर। इसमें क्या है कि वो सभी को जो कॉम्प्लेक्सेज बना के देंगे ताकि उनको घर प्रोवाइड कर सकें और वो अच्छे से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी जी सकें। ये भी सब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड लो इनकम ग्रुप्स के लिए ही प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड डिग्निफाइड लिविंग जीने के लिए ये सब चीज़ था। एंड तो यही है। अभी ये क्या है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या है म्युनिसिपल एरियाज़ में जब जो प्लॉट्स हैं वो मिल नहीं पा रहे थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये अर्बन एरियाज़ में तो है ही लागू, उसके बाद जो प्लानिंग जिनकी चल रही है अभी भी, जो अभी रूरल एरियाज़ हैं फ़िलहाल जिनकी प्लानिंग चल रही है कि डेवलपमेंट होगा आगे चल के, उनमें भी इनका जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का जो शुरुआत कर दी गई है, तो इसी का मेंशन इधर किया गया है। दूसरा एक भारतमाला परियोजना के बारे में बताया है, ये एक हाईवे सेक्टर के बारे में है पूरा की पूरा, कि हम इंडिया के अंदर किस तरीके से फ्राइट एंड पैसेंजर मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ये भारतमाला परियोजना लॉन्च की हुई है। इसमें हम क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे, जो इकोनॉमिक हब्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाएंगे, इंटर कॉरिडोर्स बनाएंगे, एंड फीडर रूट्स होते हैं जो उनको सपोर्टिंग रूट्स जो होते हैं उनको फीडर रूट्स बोलते हैं। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट एंड बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स, ये सारे का जो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर ही काम करेंगे ये सब। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज इंडिया के अंदर बहुत कम है, तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में एक ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इनको भी बनाया जाएगा। ग्रीन फील्ड जो एक्सप्रेसवेज हैं वो चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा है चाइना के अंदर, तो इसलिए एक्सप्रेसवेज को इंडिया के अंदर भी अभी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये जो फर्स्ट फेज़ में जो कंस्ट्रक्शन होगा 24,800 किलोमीटर्स का रोड कंस्ट्रक्शन होगा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे। वही है जहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होता होगा उसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया। दूसरा है अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो जैसे दिल्ली है और जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर क्या पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ती है तो व्हीकल्स भी बढ़ता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट ने प्लान किया था दिल्ली के अंदर, जो मेनली इसमें मेंशन किया हुआ है दिल्ली के अंदर 1998 में प्लान किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने जॉइंटली सेटअप कंपनी बनाई थी एक, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC के नाम से जानते हैं। ये 3 मई 1995 से ई श्रीधरन इनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस टाइम पे। तो DMRC थी जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो इसका जो लॉन्च किया गया था इसलिए किया गया था ताकि जो व्हीकल्स को जो प्राइवेट व्हीकल्स को उनको कम से कम यूज करें लोग, तो उसको ध्यान में रखते हुए अर्बन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ये जो DMRC है इसको बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑटोनॉमी दी गई थी। इनको बोला था कि भाई आप अपने आप जो फंड्स को इकट्ठा करो और उसको यूटिलाइज करो। तो यही है अर्बन एनवायरनमेंट एंड गिवन फुल पावर टू हायर पीपल्स, डिसाइड ऑन टेंडर्स एंड कंट्रोल फंड्स। ठीक है जी। एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो
रेड लाइन वाज इनॉग्रेटेड ऑन 24 दिसंबर 2002। जो फर्स्ट लाइन जो बनी थी 2002 में बनी थी। ये दिल्ली जो मेट्रो है वो सेकंड अंडरग्राउंड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है इंडिया के अंदर। जो सबसे पहला है वो कोलकाता के अंदर है, कोलकाता मेट्रो बोलते हैं जिसको। ठीक है जी। जो अभी जो रीसेंट वे फॉरवर्ड है उनमें बताया है कि जो मेट्रो लाइन है, मेट्रो लाइट और एक है मेट्रो नियो, ये दो टर्म है। इसमें क्या है, मेट्रो लाइट है कि जो रोड्स होंगे, रोड्स के साथ साथ एक और पाथ बना जाएगा जो कि एकदम वायर्ड रहेगा, फेंसिंग रहेगी उसकी पूरी। तो उसमें क्या होगा, 3 कोच ट्रेन का यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक ट्रेन रहेंगी ये भी। और ये एक मतलब बहुत ही सस्ता प्रोजेक्ट रहेगा। जो अभी जो मेट्रो लाइन है जो दिल्ली के अंदर जैसे यूज हो रही है वो बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट रहता है। तो ये तो सिर्फ उसका 25% लागत से हो जाएगा। तो इसी को मतलब मैंडेटरी करने की बात की जा रही है कि हर एक सिटी के अंदर इसको मैंडेटरी किया जाए। एक होता है मेट्रो नियो। मेट्रो नियो है मतलब जो रोड्स के ऊपर ही ट्रेन चलाने के लिए बात की जा रही है। ये स्मॉल साइज ट्रेन्स रहेंगी, इसमें जो इको फ्रेंडली रहेंगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा जो लागत है बहुत कम लगेगी। तो इसको भी मैंडेटरी करने की बात की जा रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो। ठीक है जी। इससे क्या है, हमारा जो कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड कॉमर्शियल सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है कि प्राइवेट का पार्टिसिपेशन किया जाए, क्योंकि इतना सारा जो फंड है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया नीड्स अर्जेंट अटेंशन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है उसका जो क्वालिटी है हमारे इंडिया के अंदर वो इतना अच्छा नहीं है। तो उसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो अभी ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन अवेलेबल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। In other words, industrial growth is contingent upon the development of other infrastructure facilities, transform of energy, electricity and communications। तो यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है, जीडीपी हमारी जो, एक सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। हमारे जो पास हैं जो मतलब एसोसिएशंस जो बनाई गई हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मतलब एक जीडीपी में ग्रोथ करने का एक अच्छा साधन हो सकता है। ये इसमें बताया जा रहा है कि जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो उसी के बारे में बता रहा है। एंड तो यही है, एनर्जी के ऊपर ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए, यही सब चीज़ है इसमें मेंशन की हुई है। और ये एक और चीज़ बता रहा है कि इंडिया के अंदर जो अभी है बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जो एक तो भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, एक ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो इनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा ये है कि भाई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो आगे भी अच्छा खासा डेवलपमेंट होगा इन चीज़ों को ध्यान में देखते हुए। तो ये आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक ऑफ इंडियन सिनेमा, पूरा के पूरे इंडियन सिनेमा के ऊपर है। इंडिया के अंदर जो इंडियन सिनेमा है वो किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो रिटन बाई प्रकाश मगदम जी है, उन्होंने लिखा है। तो जो फर्स्ट में 1896 के अंदर क्या होता है, वाटसन होटल के अंदर 7 जुलाई ऑफ 1896 के अंदर एक मतलब हेराल्डेड ए न्यू एरा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम पे एक सबसे जो पहली जो फिल्म जो स्टार्ट की गई थी वो इधर ही की गई थी 1896 के अंदर। ठीक है जी, होटल बॉम्बे के अंदर। उसके बाद ल्यूमीर ब्रदर्स हु हैड सक्सेसफुली पेटेंटेड द प्रोसेस ऑफ सिनेमेटोग्राफ। तो उस टाइम पे क्या है, सिनेमेटोग्राफ का मतलब होता है कि चलचित्र मतलब जो फोटोज़ को इस तरीके से अरेंज किया जाता था ताकि वो स्पीडली चले, और उसी को ही हम सिनेमा का रूप दे दिया था उस टाइम पे। तो ये जो ल्यूमीर ब्रदर्स थे ये उन्होंने ही सक्सेसफुली पेटेंटेड कराया था इस टेक्नोलॉजी का। ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं इंडिया के अंदर कैसे सिनेमा का जो इंट्रोडक्शन होता है।
तो हीरालाल सेन एंड भातवदेकर फिल्म शॉर्ट टर्म्स इंक्लूडिंग द शॉर्ट ऑफ द रेसलर्स। उस टाइम पे क्या रेसलर्स के बारे में थोड़ा बहुत ये शॉर्ट फिल्म्स आती थी। शॉर्ट फिल्म्स मतलब रील्स या कुछ भी बोल दो आप। इसमें क्या है, वही है, चलचित्र ही रहते थे, मतलब कोई मूवीज टाइप का जैसे आजकल है वो चीज़ नहीं थी। सिर्फ फ़ोटोज़ को ही स्पीडली दिखाया जाता था, उसी को ही इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। लाइफ इसमें जो फर्स्ट जो आई थी लाइफ ऑफ चेरिस्ट थी, वाज स्क्रीन इन बॉम्बे इन 1901 में, जो सबसे पहले 1901 में आई थी ये। अमोंग दी ऑडियंस वाज मिडिल एज आर्टिस्ट डीजी पालगे। ये जो बॉम्बे के अंदर जो दिखाई गई थी लाइफ ऑफ क्रिस्ट है, ये बॉम्बे के अंदर दिखाई थी। तो जो डीजी पालके नाम के एक बंदे थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने इनको देखा था, तो उन्होंने मन बना लिया था कि मैं भी मतलब इंडिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी को ला के रहूँगा। तो उन्होंने इंडियन फिल्म है ड्रीम केम इन ट्रू 1913 में, ये अपना ड्रीम था जो उन्होंने पा लिया था। तो जो सबसे जो पहली फिल्म जो इन्होंने बनाई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। ये इसमें कोई साउंड नहीं था राजा हरिश्चंद्र में, ये साइलेंट मूवी थी, ठीक है जी। एंड उसके बाद दादा दादा टॉर्नी हैड सक्सेसफुली मेड पुंडालिक। पुंडालिक इसका मूवी का नाम है, तो वही उन्होंने जो दादा टॉर्नी ने बनाई थी इनके बाद। तो हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी का जो फॉर्मेशन होते हैं फाल्के जी ही करते हैं। उसके बाद होता है जो फाल्के साहब हैं, इन्होंने ही मतलब इंडियन जो सिनेमा की सबसे पहली जो कंपनी बनाई थी फाल्के जी ने ही बनाई थी, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ही वॉज सक्सेसफुल इन बिलोंगिंग द फोकलोर्स ऑफ इंडियन पास्ट विद टेक्नोलॉजी ऑफ मूविंग इमेजेस ऑफ सिनेमा। उन्होंने जो फिल्म्स उस टाइम पे जो फिल्म बनती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पास्ट के ऊपर ही बनती थी, जो पास्ट में जो ग्लोरीज थी उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर ज़्यादा फिल्म बनाई जाती थी। उसमें क्या होता था, साउंड नहीं आता था, लेकिन फिल्म्स के नीचे कुछ टाइटल कार्ड रख दिए जाते थे जिसमें लिख दिया जाता था जो जो चल रहा है उसके बारे में, तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाता था। तो वही इसमें बताया गया है। जो जो पहले जो ड्रामा थिएटर्स हुआ करते थे उन्हीं को ही अभी सिनेमा ऑडिटोरियम बना दिया गया था, तो उसके बारे में बता रहे हैं। डीजी फाल्के हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी दी अदर प्लेयर्स, ये तो थी जो पहले मैं बता दिया हूँ इसके बारे में। उसके बाद दूसरी जो कंपनी भी बनना शुरू हो गया था फिल्म मेकर से रिलेटेड, ये था कलकत्ता बेस्ड मदन थिएटर्स एंड बॉम्बे बेस्ड कोहिनूर फिल्म कंपनी। ये और दो कंपनी और बन चुकी थी। लेकिन होता क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमिनेट करती थी वो बाहर की फिल्म इंडिया के ऊपर डोमिनेट थी। मतलब इंडियन फिल्म इतनी नहीं चलती थी उस टाइम पे। जो बाहर की जो फिल्म थी मतलब 80% जो फिल्म बाहर की ही हमारे इंडिया के अंदर चलती थी उस टाइम पे, ठीक है जी। तो उस टाइम पे क्या है, इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट पास किया था 1980 में। ये इम्पोर्टेंट टर्म है। जो जो अंग्रेज़ों ने देखा था कि जो सिनेमा को सेंसरशिप किया जाए, तो सेंसरशिप करने के लिए उन्होंने 1980 में एक इंडियन सिनेमाटोग्राफ एक्ट पास किया था, जिससे कि इंडियन सिनेमा को क्या किया, सेंसरशिप कर दिया गया। और सबसे जो पहली जो फिल्म थी जिसको सेंसरशिप करके रोक दिया गया था उसका नाम था भक्त विदुर 1921 में। तो इसको क्यों रोका गया था, क्योंकि इसमें क्या महात्मा गांधी का रोल दिया जा रहा था भक्त विदुर को, और उस टाइम पे क्या है इंडिपेंडेंसी के लिए लोग मतलब वो चल रहा था पूरा। तो उसके चक्कर में क्या है उन्होंने सोचा कि कहीं नेशनलाइट्स मूवमेंट्स को ऐसे सपोर्ट ना मिल जाए, तो इसलिए उसको महात्मा गांधी का जो दर्जा दिया गया था भक्त विदुर को, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इस फिल्म को रोक दिया था उसी टाइम पे। तो ये इसके बारे में बताया गया है। जो साउथ इंडिया के अंदर जो सबसे जो पहली फिल्म बनी थी वो कीचक वदम, ये थी साउथ इंडिया के अंदर। जो द लाइट ऑफ एशिया, ये एक मूवी थी, ये को प्रोडक्शन बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। तो ये इंडिया और जर्मनी के को प्रोडक्शन से बनी थी।
एंड इससे क्या हुआ, हमारा जो इंडिया का जो सिनेमा है वर्ल्ड के अंदर फैल चुका था। इंडियन सिनेमेटोग्राफ कमेटी हेडेड बाई टी रंगाचार्य वाज फाउंड टू लुक कंडीशंस ऑफ द नीसेंट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री 1927 to 28। जो ये कमेटी बनी थी, कमेटी लेकिन कोई भी एडवाइस देती थी, ये सिर्फ पेपर्स पे होती थी, कोई अप्लाई तो हुई नहीं, तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा रोल रहा नहीं इस कमेटी का। एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग स्टूडियोज एट मैनी सेंटर्स वाज अनदर हाईलाइटेड। मतलब बिग स्टूडियोज की फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। जो सबसे पहली जो साउंड फिल्म बनी थी वो बनाई थी अर्देशिर ईरानी ने। फर्स्ट फिल्म बनाई थी उन्होंने, आलमारा नाम था इसका। 14 मार्च 1931 में इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। तो आलमारा जो बनाई थी वो 14 मार्च 1931 में बनाई थी। ये एक पहली फिल्म थी जिसके अंदर साउंड था, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या था, स्पोकन डायलॉग्स अलॉन्ग विद सॉन्ग्स, आपस में लोग बातें कर रहे थे, ठीक है जी, और सॉन्ग्स भी चल रहे थे, डांसिंग पिक्चर्स थी एंड सिंगिंग था, ये सब कुछ था आलमारा के अंदर। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट था फिल्म इंडस्ट्री में। फिर बाद फिल्म कंपनी कोल्हापुर में फॉर्मेशन हुई थी, न्यू थिएटर्स फॉर्मेशन हुए थे। उसके बाद जो मराठी और हिंदी में जो प्रभात जो फिल्म कंपनी थी, मराठी और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में फिल्म बनाने लग गई थी। 1930 से लेकर 1940 के बीच में ज़्यादातर जो फिल्में थी वो सोशल थीम्स के ऊपर बनती थी। सोशल थीम्स मतलब जैसे एविल्स ऑफ बाईगेमी, बाईगेमी का मतलब जिनके मतलब वाइफ्स जो मल्टीपल वाइफ्स होती हैं उसी के बारे में। चाइल्ड मैरिज, विडो री मैरिज, वोमेंस एजुकेशन, सोशल इक्वलिटी, रिलीजियस हारमोनी वर दी टॉपिक्स दैट डिपेंड सोशल फिल्म्स। सोशल फिल्म्स उस टाइम पे एक थीम रहती थी ज़्यादातर। And many filmmakers had actively participated in national movement and they made films depicting patriotism as a virtue। तो वो मूवीज़ के अंदर भी मतलब पैट्रियोटिज्म दिखाते थे क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे जो इंडियन इंडिपेंडेंसी के अंदर मूवमेंट्स में, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं अर्धश्री ईरानी ने फिर से एक रिकॉर्ड बनाया था, किसान किसान कन्या द फर्स्ट कलर फिल्म शॉट। फिर से इन्होंने ही बनाया था अर्देशिर ईरानी ने, ठीक है जी। ये एक कलर फिल्म थी एंड इसका नाम था किसान कन्या, ठीक है जी। एंड उसके बाद होता है डेवलपमेंट इसमें, एज द सेकेंड वर्ल्ड वार लूम्ड लार्जली द फिल्म एडवाइजरी बोर्ड वाज सेट अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिल्म्स। उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कि पैसे की ज़रूरत थी, तो पैसे को पूरी कंप्लीट करने के लिए इनका एक बोर्ड बनाया गया था, फिल्म एडवाइजरी बोर्ड, और उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो उससे पैसे कमा सके गवर्नमेंट, ठीक है जी। अभी पोस्ट इंडिपेंडेंसी के बाद की बात चल रही है। एंड फिल्म इंक्वायरी कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस के पाटिल। एस के पाटिल जी की चेयरमैनशिप में एक फिल्म इंक्वायरी कमेटी का फॉर्मेशन होता है। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टू टीच द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, द फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टू असिस्ट द बडिंग फिल्म मेकर्स एंड दी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। इनका फॉर्मेशन होता है। जो एक तो फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को टेक एंड आर्ट को फिल्म मेकर्स को मतलब किस तरीके से फिल्म बनानी है करके उसके बारे में बताना, और फिल्म को फाइनेंस देने के लिए कॉरपोरेशन फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है जी। एक होता है नेशनल फिल्म आर्chives। इसका काम होता है कि जितनी भी फिल्म बनी है उनको स्टोर करके रखा जाए बाद में, मतलब ये कि हिस्ट्री के लिए। तो ये एक नेशनल फिल्म आर्chive बोलते हैं इसको। दी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1952। इंडिया के अंदर आई ओपनर ऑफ इंडियन फिल्म मेकर्स था ये, मतलब इससे क्या है इंडिया का काफ़ी वर्ल्ड के अंदर काफ़ी नाम हुआ, ठीक है जी। तो 1960s आल्सो saw the ट्रेंड ऑफ स्टंट फिल्म्स बिकम पॉपुलर विद वेस्टर्न दारा सिंह एज ए हीरो। उस टाइम पे क्या है कि स्टंट फिल्म्स का भी ज़्यादा यूज होने लग गया था। एंड उसके बाद पॉप म्यूजिक आ गया, डिस्को आ गया, ये सब चीज़ इसके बारे में बताई हुई है, ठीक है जी।
उसके बाद फिल्म सोसाइटी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1950s में। हेल्प्ड इन पॉपुलराइजिंग द फिल्म कल्चर इन द कंट्री। ये एक मूवमेंट था 1950s में, ठीक है जी, कि किस तरीके से फिल्म को हम सोसाइटी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सोशल फिल्म्स बनी थी उनका ही बहुत रोल रहा है इसमें। अराइवल ऑफ टेलीविज़न, इंडियन टेलीविज़न के आने से फिल्म इंडस्ट्री और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी थी, क्योंकि हर एक घर में अभी टीवी आ चुका था। द एडवेंट ऑफ एनिमेशन एंड विजुअल ग्राफिक्स ओपन द डोर्स ऑफ न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ फिल्म लाइक बाहुबली। ये था एनिमेशन का यूज करके। अभी जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स, पहले क्या होता था, पेंडेमिक से पहले ज़्यादातर जो फिल्म्स आती थी थिएटर्स के अंदर आती थी। तो अभी क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स ही मतलब डायरेक्ट रिलीज करते हैं मूवीज़ को। तो इससे क्या है, फिल्म इंडस्ट्री और भी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, क्योंकि इससे क्या है कि एक ही OTT प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर मूवीज़ को शो कर सकता है। तो ये एक मतलब बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है अभी इस टाइम पे। तो यही इसका बस इतना ही है, यहीं पे आर्टिकल ख़त्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।